नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की एक और वीडियो, और इसमें हम जानेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, अब काफ़ी कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करिए। फिजिक्स में लगभग दो दो चैप्टर एक एक दिन में आप तैयार कीजिए, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें आप आसानी से नंबर भी ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो परसेंटेज बनाने में अहम भूमिका निभाएगा ये सब्जेक्ट, तो इसलिए इसे अवॉइड ना करें और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है वैद्युत विभव। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। तो परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो देखिए क्या होता है परिभाषा में। तो एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे, हम अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। सबसे पहली बात, अदिश राशि होती है ये, है ना, ये तो बात कन्फर्म है कि अदिश राशि है। इसके अलावा आपको क्या जानना है इसके बारे में? इसके अलावा आपको जानना है कि ये एक ऐसी राशि है जो धारा की दिशा बताती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि खुद अदिश राशि है लेकिन दूसरी राशि की दिशा बताएगी, यानी वैद्युत धारा की जो दिशा बताती है वो वैद्युत विभव होती है। अब कैसे पता लगाते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक ये वायर है ना, ये लगा हुआ है। अगर मान लीजिए इधर इसका वोल्टेज यानी विभव 100 वोल्ट आता है और इधर वोल्टेज कम यानी 20 वोल्टेज आता है, तो धारा की डायरेक्शन इधर होगी, अधिक विभव से कम विभव की ओर। जैसे कैलोरीमिति का सिद्धांत होता है, उसी आधार पर ये काम करता है। कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है कि जब दो भिन्न ताप पर स्थित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा या ताप का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो सेम कंडीशन ये रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इससे कन्फर्म होगा कि जो वैद्युत धारा होगी वो अधिक विभव से कम विभव की ओर चलेगी। इसके अलावा आपको जानना है कि जो भौतिक सार्थकता होती है वो विभवांतर की होती है, ना कि विभव की। तो जो इम्पोर्टेंस है वो विभवांतर की है। अगर दो बिंदुओं के बीच कुछ विभव का अंतर नहीं है, यानी विभवांतर नहीं है, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर भी 100 वोल्ट है और इस पॉइंट पर भी 100 वोल्ट है, तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो विभवांतर का होना आवश्यक है। अच्छा, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना। और ये तो हम क्या कर रहे हैं कि अनंत से ला रहे हैं, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं अनंत पर, डेफिनेशन के अनुसार कि अनंत से आवेश को ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, तो किया गया कार्य हो गया विभव। लेकिन विभवांतर क्या होगा? विभवांतर होगा कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु होंगे और एक बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे, तो किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी वो दोनों बिंदु ही वैद्युत क्षेत्र में हैं, जबकि जो वैद्युत विभव में क्या होता है, एक बिंदु अनंत माना जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको दोनों ही याद रखनी है। दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा। यहाँ भी W/Q है, मात्रक बनेगा जूल पर कूलाम, जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा वोल्ट होता है इसका मात्रक। अदिश राशि है विभव की, ध्यान रखना है। इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? विमीय सूत्र भी आपको याद रखना है, ml² T-3 और A-1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब। देखिए, मैंने आपको बताया भौतिक सार्थकता विभवांतर की है, विभव की है नहीं। अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य होता है। इसके बाद है बिंदु आवेश के कारण विभव। ये डेरिवेशन मैं आपको बहुत ही अच्छे से करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है तो ये है, ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। ठीक है, इसका हेडिंग क्या होगी? एकल बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। या ये भी आ सकता है कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य करने पर जो विभव उत्पन्न होगा उसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। मैं इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देख लेंगे आप। तो ये डेरिवेशन आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो V बराबर 1/4πε0 और Q/R आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डेरिवेशन हो चुकी है, आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे अब। देखिए, इसके बाद है विभव का विश्लेषण। अब इसमें क्या समझना है? इसमें देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। अगर आवेश प्लस है तो उसका विभव भी पॉजिटिव होगा, अगर आवेश माइनस है तो उसका भी माइनस होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि प्लस का आवेश प्लस का विभव उत्पन्न करेगा, माइनस का विभव माइनस का आवेश माइनस का विभव उत्पन्न करेगा। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ये,
है ना, और डेरिवेशंस के लिए जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें अगर प्लस का आवेश है तो प्लस लगाइए, माइनस का आवेश है तो माइनस लगा दीजिए। वैसे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि क्यू का मान 0 से बड़ा है तो विभव धनात्मक होगा, क्यू का मान 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होगा, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अब कंपैरिजन की बात करें, जैसे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बिंदु आवेश के कारण, वो होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विभव जो होता है केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी v व्युत्क्रमानुपाती r। इसका मतलब हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के साथ बहुत तेज़ी से घटती है, गिरने का मतलब घटेगी, और जो विभव होता है वो धीरे धीरे घटता है। दोनों के लिए ग्राफ भी आप देख लेंगे, ठीक है। ओके, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये भी डेरिवेशन आपको तैयार करनी है। तो अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में ये डेरिवेशन आपको जरूर तैयार करके जानी है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला बनेगा v बराबर 1/4πε0 इंटू p/r², ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूँ आपके लिए, आप तैयार कर लेंगे। तो अक्षीय स्थिति की डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है नहीं। तो इस अगर ये डेरिवेशन आती है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है, तो आपको फिर डेरिवेशन पहले करके दिखानी है वो, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक बात और है, अगर ये नंबर बड़े नंबर में आएगी 3 या 4 नंबर में, तो इसके साथ न्यूमेरिकल आएगा, किसके साथ, निरक्षीय स्थिति के साथ। अक्षीय स्थिति आती है तो देखिए तीव्रता और विभव में दोनों में कौन इंपॉर्टेंट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तीव्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, विभव उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन डेरिवेशन फिर भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आपको तैयार करनी है, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या वैद्युत विभव की हो, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अगर एकल बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो विभव होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, लेकिन द्विध्रुव के कारण होता है वो 1/r² के। तो ये दो बात याद रखनी है कि द्विध्रुव के कारण जो विभव है अक्षीय स्थिति में वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन एकल बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये भी आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब गोलीय खोल के कारण विभव, ये भी आप नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। देखिए इसके बाद पढ़ना है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, है ना, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके गुण इंपॉर्टेंट है। तो गुण आपको पढ़ के जाने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके जो गुण होंगे इससे आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए गुण क्या है कि पृष्ठ पर जो समविभव पृष्ठ होगा उस पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए पृष्ठ है, इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, सबका विभव बराबर है, इसका v बराबर, इसका v बराबर, तो विभवांतर की परिभाषा कहती है VA माइनस VB बराबर W/Q। तो अब इन दोनों बिंदुओं का जब विभव बराबर है तो ये तो हो गया 0, तो W/Q बराबर 0 या W बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड ये है कि वैद्युत क्षेत्र E जो होता है सदैव पृष्ठ के विलंबवत होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव में संबंध। तो देखिए ये विभव प्रवणता लीजिए आप, सबसे पहली बात तो विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है कि किसी चालक में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव प्रवणता होगी dV/dr, है ना, ये याद रखना है कि किसी चालक में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ये हो गया dV/dr, ठीक है। यहाँ से मात्रक बना लीजिए, तो V का मात्रक वोल्ट, R का मात्रक हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, विमीय सूत्र बना दीजिए। तो भाई वोल्ट का क्या होता है, ml² T - 3 - 1 होता है ना, तो देख लीजिए एक बार पहले, वह वोल्ट का हो गया ml² T - 3 - 1, मीटर का हो गया L से एक L काट दीजिए, तो कितना बचेगा, ये बचेगा ml T - 3 - 1, ये विभव प्रवणता का विमीय सूत्र होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कुछ। तो इसके बाद आपको याद रखना है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये कट कर लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र और विभव क्या लिखना है, ये लिखना है वैद्युत क्षेत्र E
और यहाँ से लिख दीजिए विभव प्रवणता में संबंध। ये पूरी डेरिवेशन है और मैंने आपको कराई है बहुत अच्छे से, तो इस डेरिवेशन को आप जाकर इस वीडियो में देखेंगे, कर लेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई बराबर माइनस के डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको करनी है। तो इसमें ये संबंध निकल के आएगा कि ई बराबर हो गया माइनस के डी वी अपॉन डी आर। अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये बताता है, क्या दर्शाता है ये, कि ई की जब दिशा में हम चलेंगे तो उस विभव का मान घटता चला जाएगा, है ना। मान लीजिए इधर है चालक में वैद्युत क्षेत्र इधर, तो ये चालक रखा है, तो इधर की साइड जब चलेंगे तो विभव का मान कम होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हमें विभवांतर चाहिए होता है, और विभवांतर का मतलब है कि जो धारा होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर चलेगी। जिधर धारा चलेगी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी वही होगी, है ना। मान लीजिए धारा इधर जा रही है ये, तो इधर ही होगी वैद्युत क्षेत्र। अब चालक जो हो गया, तो चालक में भी इधर की साइड जब चलेंगे तो विभव कम होता चला जाएगा। भाई जब भी तो धारा चलेगी इधर की साइड, धारा चलने का मतलब है कि धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर चल रही है, तो तभी तो चलेगी जब इधर का विभव कम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है इम्पोर्टेंट। इसका मतलब एक ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उस दिशा में होता है जहाँ विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। ठीक है, अब ई का जो परिमाण होता है वो विभव परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये भी दोनों बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, इसके बाद है आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यू बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर आर, जो भी दूरी रहेगी दोनों आवेशों के बीच की। तो इसमें क्या कंडीशन है कि अगर यू का मान 0 से बड़ा है तो Q1 Q2 का परिमाण यानी मल्टीप्लाई 0 से बड़ी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा उनके बीच। अगर यू का मान लेस देन है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। कुल मिला के बात ये है कि यू की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो बल प्रतिकर्षण होगा, यू की वैल्यू 0 से छोटी है तो दोनों आवेशों के बीच बल आकर्षण होगा। ठीक है, 0 से छोटे होने का मतलब है माइनस में है ना, और बड़ी होने का मतलब प्लस में है। अगर प्लस में है तो इसका मतलब दोनों आवेश प्लस में है। जब दोनों आवेश प्लस में है तो उनके बीच प्रतिकर्षण है। अगर यू का मान 0 माइनस में है तो इसका मतलब एक प्लस में है आवेश और एक माइनस में है। यही तो कंडीशन हुई, जब भी तो माइनस में आएगा मल्टीप्लाई करने पे। जब मल्टीप्लाई करने पर आवेश माइनस में आएगा तो इसका मतलब आकर्षण है। तो ये दोनों बातें आपको समझ लेनी होंगी। भाई देखिए, निकाय बनाने का मतलब है दो आवेश लेंगे, तो एक आवेश हो गया Q1 और एक हो गया Q2। अब मान लीजिए दोनों प्लस में है तो मान भी परिमाण मल्टीप्लाई भी इन दोनों की प्लस में ही आएगी, तो इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों प्लस में है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर सपोज दैट एक माइनस में है, तो अब चाहे कोई से का भी परिमाण ज़्यादा हो या बड़ा हो छोटा हो, तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई माइनस में आएगी, तो मान 0 से छोटा हो गया, तो यहाँ बल कौन सा लगेगा, यहाँ आकर्षण लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ लेना है, हर चीज़ समझ के ही जानी है। देखिए, अगर समझ के पढ़ेंगे तो जितने भी MCQ हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद रखनी है। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित होती है, उत्पन्न होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसके अलावा भी याद रखना है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। भाई किलो का मतलब 10⁻³ और जोड़ दीजिए, तो 1.6 10⁻⁻16 जूल। अब एक और याद रखना, 1 MeV, इसे बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 10⁻⁻13 जूल। तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की ऊर्जा या बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आपको फॉर्मूला, मतलब जो डेरिवेशन है वो तैयार करके जानी है अच्छे से, और इसका फॉर्मूला ये बनेगा W बराबर PE cos θ1 - cos θ2। ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डेरिवेशन आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आपको ये तैयार करके जाना है। आपने जो भी वीडियो नहीं देखी है मेरी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, मैंने आपको विस्तार से समझाया है इसमें। तो ये डेरिवेशन आपको करके जानी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, और देख लीजिए, इसमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखने हैं कि जो चालक के भीतर विभव होता है, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। अगर शून्य नहीं होगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धारा बना देंगे, भाई वो गति करेंगे फिर। तो इसलिए स्थिर वैद्युत होने का ही मतलब है कि आवेश की जो स्थिति है वो रुकी हुई है। लेकिन अब कैसे रुकी हुई है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो गति करते हैं। तो उसके लिए कारण ये होता है कि जो चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो स्थैतिक स्थिति में धारा 0, जब धारा 0 तो E भी 0।
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बनाने का काम ही आई करेगी, यानी वैद्युत धारा के द्वारा ही वैद्युत क्षेत्र बनेगा। जब वैद्युत धारा ही नहीं होगी तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। इसलिए चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिति में, है ना, स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, याद रखना आपको। सेकंड कंडीशन, आवेशित चालक के पृष्ठ पर ई जो है वो लंबवत होता है ना। ये भी दो बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन, अतिरिक्त जो आवेश होता है वो केवल पृष्ठ के सरफेस पर होता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो आवेश होता है किसी पृष्ठ के, जब हम आवेश देते हैं किसी भी पृष्ठ को तो पृष्ठ पर वितरित होता है, पृष्ठ में नहीं होगा, है ना। आवेश जो होता है पृष्ठ पर वितरित होता है ना, क्योंकि ई बराबर जीरो होता है अंदर, तो अंदर जो नेट आवेश होगा वो जीरो ही होगा, ठीक है। अब विभव जो होता है वो पूरे चालक में नियत रहता है, ये भी आपको याद रखना है कि वी सरफेस यानी पृष्ठ पर, वी इनसाइड यानी पृष्ठ के अंदर, दोनों जगह क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। ये आपको याद रखना है। तो देखिए इतना पढ़ना है आपको वैद्युत विभव वाले चैप्टर से। तो इसमें जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखनी है एकल बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना, वो डेरिवेशन आप तैयार करके जाएंगे अच्छे से। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये भी डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार करेंगे। निरक्षीय स्थिति में सिद्ध करना है विभव शून्य होगा, ये भी आप तैयार करेंगे। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये भी आप तैयार करके जाएंगे। इसके बाद है चैप्टर वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता में सबसे पहले आपको परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण पढ़ना है। तो परावैद्युत अचालक ही होते हैं सबसे पहली बात, है ना, आवेश वाहक उसमें होते नहीं हैं। कांच, मोम, प्लास्टिक और भी है, रबड़ है, रबड़ भी लिख सकते हैं, कागज़ भी लिख सकते हैं, ये सब क्या होंगे, परावैद्युत होंगे। अच्छा, जब इन्हें हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित होता है ना, तो जो क्षेत्र को घटाता है। अब जरा देख लीजिए, दो होते हैं हमारे पास, ये एक होता है अध्रुवीय नॉन पोलर और एक होते हैं ध्रुवीय। अध्रुवीय परावैद्युत और ध्रुवीय परावैद्युत, इनके कुछ भी याद न करके जाएं, दो चीज़ें याद रखें। अध्रुवीय का मतलब होता है कि उनके जो प्लस और माइनस होते हैं वो एक स्थान पर होते हैं, केंद्र संपाती होते हैं, उनके बीच जो अपेक्षिक विस्थापन होता है वो जीरो होता है। अध्रुवीय परावैद्युत में प्लस और माइनस दोनों एक ही स्थान पर होंगे या दोनों के केंद्र संपाती होंगे। संपाती होने का मतलब है इनके बीच प्लस और माइनस के बीच जो विस्थापन होता है वो जीरो हो जाएगा। भाई प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो बना, लेकिन इनके बीच अपेक्षिक विस्थापन जीरो है। जब अपेक्षिक विस्थापन जीरो है तो इनका पी भी जीरो है, वैद्युत द्विध्रुव भागुण, है ना। लेकिन इनके आपके को एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल जरूर याद रखें। H2 होगा, N2 होगा, O2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा, ये सब क्या हैं, ये अध्रुवीय हैं, है ना। इसके अलावा एक और याद रखना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत हैं। फिर दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच कुछ गैप होता है, जरूर होता है गैप, मतलब प्लस और माइनस के बीच कुछ अपेक्षिक विस्थापन होता है। 12 की वैल्यू कुछ है, जब 12 की वैल्यू कुछ है तो क्या कंडीशन हुई, जब 12 हो गया तो इसके बीच मतलब पी भी होगा कुछ, तो इसका मतलब है इन पदार्थों में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कुछ होता है, यानी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, क्योंकि इनके बीच प्लस और माइनस के बीच कुछ गैप होता है, इनके केंद्र संपाती नहीं होते हैं। तो जितने भी यौगिक होते हैं, एग्जाम्पल में H2O ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, HBr ले लीजिए, ये सब क्या हैं, ये सब यौगिक हैं। और इनमें सभी में क्या होगा, प्लस माइनस के बीच कुछ गैप रहेगा, और ये सब ध्रुवीय परावैद्युत हैं। तो दोनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, अध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। अगर नहीं भी याद रखते डेफिनेशन तो एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब ध्रुवण क्या होता है, तो ध्रुवण होता है, ध्रुवण होगा, देखिए जिसके बीच गैप है ऑलरेडी वो ध्रुवित हैं, प्लस और माइनस के बीच गैप है, तो गैप किसके बीच है, ध्रुवीय परावैद्युत के। अब गैप किसके बीच नहीं है, ध्रुवीय परावैद्युत के। तो अध्रुवीय जिसका ध्रुवण नहीं हुआ है उसका ध्रुवण करेंगे, ठीक है ना। तो अध्रुवीय परावैद्युत में धनावेश और ऋणावेश के बीच परस्पर आपेक्षिक विस्थापन होने की घटना ध्रुवण कहलाती है। यहाँ तो लिखा हुआ है जो भी है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लिखना है कि परावैद्युत पदार्थों में धनावेश व ऋणावेश के बीच परस्पर आपेक्षिक विस्थापन होने की घटना ध्रुवण कहलाती है, या परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है, या वैद्युत ध्रुवण कहलाती है, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संधारित्र की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, सिद्धांत भी याद रखना है। सिद्धांत मैंने आपको विस्तार से समझाया है चैप्टर में, वैद्युत धारिता वाले में, उसे आप जाकर देखेंगे जो भी इसमें आने वाला है। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है
जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर देती है। तो संधारित्र भी इम्पोर्टेंट है, संधारित्र का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। संधारित्र का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो अनावेशित चालक एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं या एक आवेशित चालक के निकट अन्य अनावेशित चालक रखते हैं तो वह पहले चालक के विभव को निरंतर कम करता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों? सी बराबर होता है Q अपॉन वी, और अगर V का मान कम होगा तो C का मान बढ़ जाएगा, है ना। तो यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। तो ये हो गया C बराबर Q अपॉन वी, इन्हें आप पढ़ लेंगे, मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होगा फेरड, ठीक है। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया है ये पहले भी। तो ये डेरिवेशन तो आपको तैयार करके ही जानी है, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है और लगभग हर साल एग्जाम में आती ही आती है। अगर इस चैप्टर से कुछ उठाना तो इस डेरिवेशन को उठाते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है अच्छे से, ठीक है। आप चाहे ये फिगर बना सकते हैं, जो मैंने पहले समझाया उस फिगर को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद देखना है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। यदि पट्टिकाओं के बीच के परावैद्युतांक नियतांक का माध्यम बड़ा हो तो ई का मान घटता है तो विभव भी घटता है ना। ऐसा क्यों होता है? जो परावैद्युत पदार्थ होता है जब उसे रख देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि बट्टे में लगता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि के वैद्युत क्षेत्र जो होता है के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो विभव घटेगा, वैद्युत क्षेत्र घटेगी, तो क्योंकि ई बराबर होता वी अपॉन डी, अनुक्रमानुपाती है, ई वी के अनुक्रमानुपाती है। अगर वी घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परावैद्युत पदार्थ कोई रख देंगे हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच तो उस संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर्मूला ये बनेगा, के का मान होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, परावैद्युत नियतांक। अगर के का मान 1 से बड़ा है इसलिए माध्यम में धारिता हमेशा बढ़ती है, के का मान 1 से बड़ा ही होगा परावैद्युत पदार्थ के लिए, है ना। तो इसलिए धारिता बढ़ेगी, ठीक है, ज़रूर ध्यान रखना है ये। यहाँ से ये बात पता लगेगी कि माध्यम की जो धारिता यानी परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता जो होगी इसका मान वायु संधारित्र की धारिता से अधिक होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अब है संधारित्रों का श्रेणी क्रम। इसमें याद क्या रखना है, संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक बात याद रखेंगे कि जब अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो प्रत्येक संधारित्र पर Q की वैल्यू समान रहेगी, आवेश समान रहेगा और विभवांतर सब पर अलग रहेगा। और इसका फिर फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला रहेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, कुछ भी, है ना, Cn। अब है समांतर क्रम। इसमें ये बात याद रखनी है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान होगा अगर समांतर क्रम संयोजन में है, लेकिन आवेश जो होगा सब पर अलग अलग होगा, ये भी आपको याद रखना है। समांतर क्रम में भाई ये याद रखना, श्रेणी क्रम में जो होता है आवेश बराबर होगा प्रत्येक संधारित्र पर, और समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना है कि समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn तक, ठीक है। अब इसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है, अगर सबसे बड़े व्यक्तिगत मतलब किसी पर्सनल अकेले सबसे बड़े संधारित्र के भी मान से उसका मान ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ऐड कर देंगे ना। फिर है संधारित्र में संचित ऊर्जा, डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। U बराबर हाफ CV², इसे जहाँ तक वो कहे पेपर में वो वहाँ तक सॉल्व करनी है, या तो यहाँ छोड़ेगा या इसके अलावा ये पहले बोल सकता है Q²/2C तक, या इसके अलावा U बराबर 1/2 VQ तक, जहाँ तक भी वो कहे इस डेरिवेशन को वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अच्छा, संधारित्र के स्थान पर वो चालक भी बोल सकता है, वो कह सकता है कि चालक में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, पहली बात यह है। तो आपको ध्यान रखना है कि चालक बोला है या संधारित्र बोला है, अच्छा जो भी बोला है उसकी डेरिवेशन सेम ही है, चालक हो या संधारित्र हो, ठीक है। तो ये तैयार करके जानी है आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से, U बराबर हाफ CV² तक। इसके बाद है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है वो संधारित्र का कहलाती है ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ऊर्जा घनत्व की ये डेरिवेशन भी आपको तैयार करनी है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पर भाई, U बराबर हो गया कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम आयतन। अब U की वैल्यू अभी निकाली है 1/2 CV², अब C की वैल्यू रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर K है तो K भी लगा दीजिए, और V की वैल्यू ED² कर दीजिए, और AD बटे में है क्योंकि आयतन है ना, तो प्रति एकांक आयतन। अब ऊपर से AD काट दीजिए, बस बाकी ख़त्म।
तो ये वैल्यू निकल के आएगी U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ऊर्जा जो होती है विद्युत क्षेत्र के रूप में माध्यम में संचित होती है, ठीक है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में माध्यम में संचित होगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण, और ये किसके लिए होगा, संधारित्रों के लिए, कि जब दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक विभव समान ना हो जाए, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऊर्जा हानि भी आपको याद रखनी है कि संयोजन जब करते हैं तो कुछ जो वायर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, यानी कि जो ऊर्जा होती है कुछ ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसे हानि बोलते हैं, हानि, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा वो संरक्षित नहीं रहती है। इस कंडीशन में याद रखना, सब में नहीं, केवल यहाँ जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है। वैसे तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हुआ वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता के लिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आपको यहीं से तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे एक एक बार, रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट में बनाए हुए नोट्स हैं, है ना, आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ सकते हैं। जो भी डेरिवेशन मैंने बताई है उन डेरिवेशन को आप तैयार करके जाएं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है, ना है तो छोटे क्वेश्चन में आएगा ना बड़े क्वेश्चन में आएगा। अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको इन चैप्टर्स के करा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके समझ में नहीं आए हैं या नहीं कर पाए हैं आप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो लगभग फर्स्ट फिजिक्स के टोटल न्यूमेरिकल्स की होगी, और एक परमाणु ऊर्जा के लिए जो नाभिकीय ऊर्जा के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके न्यूमेरिकल, उसकी संपूर्ण थ्योरी होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।